नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VCC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके को लेकर, जिसमें हमने टॉपिक लिया है राजस्थान में वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और आज के इस सेशन को हम शुरू करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी, दूसरा है दक्षिणी, तीसरा है उत्तर पूर्व, चौथा है दक्षिण पश्चिमी। आंसर देना है राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए आप। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी पूर्वी। देखिए जो राजस्थान है इसमें सर्वाधिक सागवान के वृक्ष दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिश्रित पतझड़ वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तीसरा है शुष्क सागवान वन, चौथा है कांटेदार वृक्ष मरूदविद वन। आंसर देना है सोच समझकर। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं। उत्तर दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा इसका कांटेदार वृक्ष वन। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन पश्चिमी राजस्थान की, तो इसमें कांटेदार वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर जो मरूदविद या जीरो फाइट के नाम से भी जाना जाता है इनको। उसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आज का तीसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान के सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है वह है। तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है। पहला है यूकेलिप्टस, दूसरा है बबूल, तीसरा खेजड़ी, चौथा रोहिड़ा। रेगिस्तान के सागवान के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और आपको आता भी होगा क्वेश्चन। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। देखिए जो रेगिस्तान का सागवान या मारवाड़ का टीक रोहिड़ा को कहा जाता है, जिससे 1983 ईस्वी में राज्य सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया। उसके बाद बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। अजमेर जिले का वह स्थान जहां राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। चार ऑप्शन है सोरसेन, सोखलिया, टोटगढ़, नशीराबाद। तो यहाँ पर अजमेर का वह स्थान जहां गोडाउन जो अपना राज्य पक्षी है वो पाया जाता है। आंसर दीजिए कौन से स्थान पर जैसलमेर अजमेर में पाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सोखलिया अजमेर। देखिए जो राज्य पक्षी गोडाउन है वो मरू उद्यान, राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर वहाँ पाया जाता है। उसके साथ ही सोखलिया अजमेर में और सोरसेन बारावी में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, पाँचवें क्वेश्चन की। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई है। पहला है स्वीडन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान। राजस्थान में वन एवं जैव विविधता परियोजना किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई है, इसका आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जापान। यहाँ उत्तर आ जाएगा जापान। देखिए जो ये परियोजना है वो कब शुरू की गई, अप्रैल 2003 ईस्वी में जापान के सहयोग से यहाँ शुरू की गई है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत है। तो यहाँ देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला 9.57%, 9.59%, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 7.57%, चौथा ऑप्शन है 8.5%। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत है। ये करंट में भी क्वेश्चन है और साथ में आपको इसका उत्तर देना है। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा 9.57%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वन नीति, जिसके अनुसार राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखो कौन सी वन नीति थी जिसके अनुसार राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए। प्रथम वन नीति, द्वितीय वन नीति, तृतीय वन नीति, चतुर्थ वन नीति। आंसर देना है आपको सोच समझकर। कौन सी वन नीति में ये निर्धारित किया गया कि राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो उत्तर आ जाएगा आपका द्वितीय वन नीति। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय वन नीति आई थी 1952 में, और इसके अनुसार ये किया गया था कि संपूर्ण भूभाग के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। प्रथम वन नीति आई थी
आपकी 1984 ईस्वी में लागू की गई थी प्रथम वन नीति को। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, भारत के कुल वन क्षेत्र का राज्य में वनों का अंश है। तो यहाँ पर देखो भारत के कुल जो वन क्षेत्र है उसका राज्य में वनों का कितना अंश है। पहला ऑप्शन है 9.57%, दूसरा है 8.5%, तीसरा है 4.28%, चौथा है 5.67%। इसमें आपको पूछा है भारत के कुल वन क्षेत्र का राज्य में कितने प्रतिशत वन है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है सोच समझकर। उत्तर हो जाएगा 4.28%। देखिए जो भारत में वन क्षेत्र है उसका राजस्थान में 4.28% अंश है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 9वें क्वेश्चन की। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 4 ऑप्शन है, पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 46वां, चौथा है 72वां। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसमें वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था और इसमें वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन। राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है 38.11%, दूसरा है 55.64%, तीसरा है 6.25% और चौथा है 8.05%। उत्तर देना है राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका 6.25%। तीसरा जो ऑप्शन है वह आंसर आ जाएगा इसमें 6.25%। वे वन जिन पर राज्य सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इन वनों का राज्य में 2045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव है, जो कुल वनों का 6.25% भाग है। उसके बाद बात करने वाले हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला 1972, दूसरा है 1978, तीसरा है 1982, चौथा है 1986। आंसर दीजिए मरुस्थल वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई थी, इसका आंसर देना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका दूसरा ऑप्शन 1978 जो है उसमें शुरू की गई थी वृक्षारोपण योजना। और मैं आपको अभी कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है विनायक कोचिंग पलसाना उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ में उस पर 2 दिन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनका आंसर दीजिए, आपका रिजल्ट भी आपको मिलेगा उस पर। तो ज़्यादा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उस पर आपके क्यूज़ जो आंसर पेपर है एग्ज़ाम का जो पेपर वो भी लगेगा उसमें साथ साथ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए आज ही अभी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। मरुस्थल वृक्षारोपण योजना केंद्र व राज्य 75:25 सरकार के द्वारा 1978 ईस्वी में राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में ये शुरू किया गया था। देखो मरुस्थल वृक्षारोपण योजना की बात करें तो वो केंद्र और राज्य सरकार की है। केंद्र इसमें 75% हिस्सेदारी है और 25% हिस्सेदारी किसकी है, राजस्थान सरकार की। तो दोनों ने मिलकर के ये योजना शुरू की है जो मरुस्थलीय भाग है उसमें पेड़ लगाने की 1978 के द्वारा। और मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान में 10। उसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। 4 ऑप्शन देखें, पहला है उदयपुर 12 करौली, दूसरा है करौली 12 झालावाड़, तीसरा है 12 अलवर प्रतापगढ़, चौथा है उदयपुर अलवर प्रतापगढ़। आंसर दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें उदयपुर अलवर प्रतापगढ़। चौथा ऑप्शन आएगा 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर अलवर और प्रतापगढ़ में है, 3 जिलों में बताया है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जिले हैं क्रमशः सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उसके बाद अलवर में और उसके बाद प्रतापगढ़ में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तमान में राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वनों वाले जिले हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम वनों वाले जिले पूछ रहा है। पहला दे रखा है चूरू जोधपुर नागौर, दूसरा है जोधपुर चूरू नागौर, तीसरा है चूरू नागौर जोधपुर, चौथा है जोधपुर जैसलमेर चूरू। आंसर दीजिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसमें जोधपुर चूरू नागौर। देखो यहाँ पर 16वीं जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य में प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वनों वाले जिले जोधपुर सबसे कम न्यूनतम जो वृक्ष हैं उसमें लगे हुए हैं या सबसे कम प्रतिशत है वृक्षों का। उसके बाद चूरू 59.59% व नागौर 0.83% है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत कथन है। पहला है रक्षित वन 55.64%, दूसरा है आरक्षित वन 36.11%, तीसरा है अवर्गीकृत वन 6.25%, चौथा है जंगल रहित वन 0.02%। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आंसर दीजिए सोच समझकर क्या उत्तर हो जाएगा। आरक्षित वन 36.11%,
यह आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें उससे पहले व्याख्या की बात करते हैं। आरक्षित वन कुल वनों के 38.11% भूभाग पर पाए जाते हैं। वे वन जिन पर राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबंध होता है उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। मतलब ऐसे वन क्षेत्र जिन पर राज्य सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है कटाई पर, वो वन क्षेत्र आते हैं। और इसमें आरक्षित वनों की अगर कुल बात करें तो अपन 38.11% भूभाग पर ये वन है राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है उद्यानों के सौंदर्यीकरण में, वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन सुरक्षा के श्रेष्ठ साहित्य के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। यह आपको सबको पता है। अमृता देवी ने बलिदान किसके लिए दिया था? वृक्षों की रक्षा के लिए दिया था। जोधपुर के खिजड़ली की रहने वाली थी। तो आंसर दीजिए आप। आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। देखिए यहाँ पर अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये। पहला ऑप्शन है रोहिड़ा, दूसरा है खेजड़ी, तीसरा है पलास और चौथा है यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका इसमें पलास, ढाक या पलास, तीसरा जो ऑप्शन है। तो कई बार इसमें ढाक आ जाता है, कई बार पलास आ जाता है। जंगल की ज्वाला आग जो है वो ढाक या पलास को कहा जाता है, क्योंकि इस पादप पर निश्चित रूप से लाल व पीले फूलों का आवरण होता है, जिसकी वजह से इसे जंगल की ज्वाला या आग कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो यहाँ पहला है फरवरी 2015, दूसरा है फरवरी 2016, तीसरा है फरवरी 2017, फरवरी 2018। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका। राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? फरवरी 2018। तो यहाँ देखो बात करते हैं पर राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की, तो वो 18 फरवरी 2018 को लागू की गई। याद रहने वाला है 18 फरवरी 2018। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नागपुर, देहरादून, दिल्ली, चेन्नई। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर दीजिए आप। उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर सभी को पता है लगभग। उत्तर दीजिए आप। उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून स्थित है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से वनों के आंकड़े जारी करता है। प्रत्येक 2 साल से ये वनों के आंकड़े जारी करता है, जो अपना राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून वो। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है 19वां राजस्थान के जिलों का वह युग्म जिसमें खस घास उत्पादित होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, दूसरा है भरतपुर, टोंक, दौसा, तीसरा है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चौथा है भरतपुर, अलवर, जयपुर। राजस्थान के जिलों का वह युग्म जिसमें खस घास उत्पादित होती है, जिससे इत्र बनाया जाता है, उसी घास की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर, 3 जिले जो आपके हैं। पहला ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं देखो अपन खस घास की, तो खस घास सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिलों में उत्पादित होती है। इसका मुख्य उत्पादक उपयोग सुगंधित जो इत्र होता है उसको बनाने में किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति का अवरोही क्रम होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है उपोष्ण सदाबहार, दूसरा है सागवान वन, मिश्रित पतझड़, अर्शों से कांटेदार। उसके बाद दिया देखो दूसरा ऑप्शन इसमें अर्शों से कांटेदार, मिश्रित पतझड़, सागवान वन, उपोष्ण सदाबहार। तीसरा ऑप्शन दिया है अर्शों से कांटेदार, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण सदाबहार, सागवान वन। चौथा दिया है उपोष्ण सदाबहार, मिश्रित पतझड़, सागवान वन, अर्शों से कांटेदार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए इसमें सोच समझकर। उत्तर हो जाएगा इसमें दूसरा ऑप्शन, अर्शों से कांटेदार, मिश्रित पतझड़, सागवान वन, उपोष्ण सदाबहार। देखिए अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक अर्शों से कांटेदार वन जो हैं वो पाए जाते हैं 58.11% पर। उसके बाद आते हैं क्रमशः मिश्रित पतझड़, उसके बाद शुष्क सागवान वन और सबसे कम पाए जाते हैं उपोष्ण सदाबहार वन। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का 21वां क्वेश्चन है महुआ, टीक, सालर, चंदन आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों की श्रेणी में आते हैं? पहला ऑप्शन है मानसूनी वन, उपोष्ण सदाबहार, तीसरा है शुष्क सागवान, चौथा है शुष्क वन। कौन से जो हैं वृक्ष हैं उनकी श्रेणी में आता है महुआ, टीक, सालर, चंदन आदि? तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है सोच समझकर। क्या उत्तर हो जाएगा? शुष्क सागवान। देखिए तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें उत्तर। इस प्रकार के वन शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में आते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं
जहाँ वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, अर्थात राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मतलब हाड़ौती के पठार में ये पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, राज्य के किस क्षेत्र में उपोष्ण सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पहला है माउंट आबू सिरोही, दूसरा है जरगा रागा उदयपुर, तीसरा है झालरा पाटन झालावाड़, चौथा है उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए सोच समझकर, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? माउंट आबू सिरोही, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इसके व्याख्या की, तो उपोष्ण सदाबहार वनस्पति राज्य के माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है और इस प्रकार की वनस्पति 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में राजस्थान के में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन और शंकुधारी वन। तो यहाँ आपको साफ ही दिख रहा होगा कि कौन सा उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है पूछा है इसमें, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें शंकुधारी वन। देखिए जो शंकुधारी वन है वो टेंगा या कोणधारी प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। वनस्पति मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये जो शंकुधारी या टेंगा या कोणधारी वनस्पति है वो। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से असत्य कथन है? रोहिडा, टिकोमेला अंडुलेटा, प्लास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, महुआ, अकेसिया कटेचू, खेजड़ी, प्रोसेपिस सेनेरिया। यहाँ पर इसके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं दिया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आपका उत्तर हो जाएगा महुआ अकेसिया कटेचू। देखिए जो महुआ का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है उसकी बात करें तो उसका नाम है मधुका लोगोफोलिया, जबकि अकेसिया कटेचू जो है वो खेर का जो वन है उसका वनस्पतिक नाम है खेर के पेड़ का। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेवण क्या है? तो यहाँ आपके पास देखो पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी बालू के टीले, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान की घास, तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पति, चौथा है पूर्वी राजस्थान की वनस्पति। तो आंसर देना है आपको सेवण क्या है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए, आंसर हो जाएगा इसमें आपका पश्चिमी राजस्थान की घास। देखिए जो सेवण है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास है जो मुख्यतः लाटी सीरीज के आसपास क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, खमनोर की पहाड़ी हल्दी घाटी राजसमंद क्षेत्र किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन पहला है तेंदुवन, दूसरा है धोकड़ा वन, तीसरा है चंदन वन, चौथा है ढाक या प्लास वन। आंसर देना है आपको सोच समझकर, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? जो खमनोर की पहाड़ी या हल्दी घाटी में पड़ती है, जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले में, तो वो क्षेत्र किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? चंदन वनों के लिए। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, खमनोर या हल्दी घाटी राज्य में सर्वाधिक चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा के वन भी पाए जाते हैं और इसके साथ ही चेती गुलाब की खेती भी यहीं पर होती है हल्दी घाटी में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दे रखा है रणथंभौर, दूसरा है ताल छापर, तीसरा है सज्जनगढ़, चौथा है सरिस्का। आंसर दीजिए, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, इसका सभी को आता है उत्तर। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो यह आ जाएगा आपका ताल छापर अभ्यारण्य। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, काले हिरण या कृष्ण मृग जो है और क्रुंजा पक्षी, इन दोनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य, और ये चूरू जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली का संबंध राज्य के किस अभ्यारण्य से है? केवलादेव, रणथंभौर, राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय मरु उद्यान। आंसर देना है सलीम अली जो हैं उनका संबंध किस अभ्यारण्य से है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें केवलादेव घना पक्षी विहार। देखिए जो डॉक्टर सलीम अली हैं उनका संबंध केवलादेव घना पक्षी विहार से है। केवलादेव को 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है रणथंभौर, दूसरा है मुकंदरा हिल्स, तीसरा है केवलादेव, चौथा है सज्जनगढ़। सोच समझ के उत्तर देना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा केवलादेव। देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 29 वर्ग किलोमीटर है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 352 प्रजाति के स्वदेशी और विदेशी पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई?
जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में, उसकी स्थापना कब की गई, उसके बारे में आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा 1959, तीसरा 1955, चौथा है 1956। आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका 1955। देखिए जो 1955 जो है उसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और जबकि इसे 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन अपना 31वां राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में गुप्त काल के मंदिर के खंडहर भीमचोरी स्थित है? आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा रणथंभौर, तीसरा है आपका घना पक्षी विहार, चौथा है मुकंदरा हिल्स। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में गुप्त काल के मंदिर के खंडहर भीमचोरी स्थित हैं? तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है सोच समझकर। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा इसमें मुकंदरा हिल्स, जो कोटा में स्थित है। तो यहाँ पर देखो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में भीमचोरी स्थित है। जनवरी 2012 को इसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का व रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित हैं? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। आंसर देना है, सरिस्का व रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए आप सोच समझकर। उत्तर हो जाएगा इसमें बाघ के लिए। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें उत्तर, सरिस्का व रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित है। वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है। तो पहला दे रखा है जोहड़बीड़, गढ़ेवाल, बीकानेर, गुड्डा बिश्नोई, जोधपुर, गोगेवाल, बाड़मेर, बीड़, झुंझुनू। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है वो बताना है आपको। तो आप बताइए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, गोगेवाल, बाड़मेर। देखिए अपन बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो गोगेवाल वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, वो नागौर जिले में है, बाड़मेर में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना, हरे कबूतर व रिसस वानर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला है शेरगढ़, दूसरा है नारगढ़, तीसरा है सरिस्का, चौथा है केला देवी। आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? हरे कबूतरों के लिए किस अभ्यारण्य को जाना जाता है या किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका सरिस्का अभ्यारण्य में। देखिए हरे कबूतर व रिसस वानर सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य को 1978 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना 35वां, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन दिया इस आपको आज का, और इसमें आपको सभी को उत्तर देना है। सभी के आंसर सही जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। आंसर हो जाएगा इसमें जैसलमेर। देखिए जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर में स्थित है, और ये पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। इसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? भरतपुर झील, सरिस्का, थार मरुस्थल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सांबर झील, केवलादेव, टोडगढ़। तीसरा है भरतपुर झील, सरिस्का, तालछापर। चौथा है जयसमंद झील, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। आंसर देना है आपको सोच समझकर। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा आपका भरतपुर झील, सरिस्का, थार मरुस्थल। देखिए राजस्थान के हॉटस्पॉट जो हैं वो भरतपुर झील, सरिस्का अभ्यारण्य और थार मरुस्थल हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आज का अपना, राजस्थान के किस अभ्यारण्य से जाखम नदी प्रवाहित होती है? फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, जयसमंद, सीता माता। कौन सा अभ्यारण्य है जिससे जाखम नदी प्रवाहित होती है? इसका आंसर देना है आपको। आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। देखिए जो जाखम नदी वो सीता माता अभ्यारण्य प्रवाहित होती है। यह अभ्यारण्य की बात करें तो कौन कौन से जिलों में है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रणकपुर जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा सीता माता, तीसरा है कुंभलगढ़, चौथा है जयसमंद। तो आपको बताना रणकपुर का जो जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर, वो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? उत्तर दीजिए आप लोग, कुंभलगढ़। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं अपन रणकपुर जैन मंदिर की। तो ये मथई नदी के किनारे पर पाली जिले में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य का विस्तार उदयपुर, राजसमंद और पाली 3 जिलों में है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर स्थित है? माउंट आबू अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गुरु शिखर का पता है कहाँ स्थित है, तो अपने आप उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा इसमें माउंट आबू अभ्यारण्य, 1 नंबर। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से राज्य के किस अभ्यारण्य को
का उल्लेख राजस्थान वन विभाग ने नहीं किया है। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा है केसरबाग अभ्यारण्य, चौथा है कनक सागर अभ्यारण्य। राज्य के किस अभ्यारण्य का उल्लेख राजस्थान वन विभाग ने नहीं किया है, ये बताना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा इसमें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के वन विभाग ने कनक सागर, धौली धावा व गजनेर अभ्यारण्य का उल्लेख नहीं किया है। निम्न में से राज्य के किस अभ्यारण्य का उल्लेख राजस्थान वन विभाग ने नहीं किया है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा है केसरबाग अभ्यारण्य और चौथा है कनक सागर अभ्यारण्य। आंसर देना है कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जिसका राजस्थान वन विभाग ने उल्लेख नहीं किया है। तो उत्तर हो जाएगा कनक सागर अभ्यारण्य। देखिए अपन बात करते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जिनका उल्लेख नहीं है वन विभाग में। तो वो है कनक सागर, धौली धावा व गजनेर अभ्यारण्य। इनका उल्लेख वन विभाग ने नहीं कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार किस जिले में नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अजमेर, राजसमंद, पाली, उदयपुर। कौन सा जिला है जिसमें टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार नहीं है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, आपको देखो उत्तर पता होना चाहिए, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, उदयपुर। चौथा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 475 वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार अजमेर, राजसमंद और पाली तीनों जिलों में है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित है वन विहार जोधपुर, बंद बारेठ धौलपुर, केसरबाग करौली, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। निम्न में से सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। तो आंसर दीजिए आप लोग, क्या उत्तर हो जाएगा इसका। तो सुमेलित है सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। देखिए यहाँ पर वन विहार धौलपुर में है, बंद बारेठ भरतपुर में है, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में विंध्याचल एवं अरावली पर्वत को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। तो यहाँ पर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस प्रश्नोत्तरी में, पीछे के जो टॉपिक अपन ने पढ़े उसमें। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में विंध्याचल व अरावली पर्वत को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। दर्रा अभ्यारण्य, जवार सागर, राष्ट्रीय चंबल और रामगढ़ विस्तारी। आंसर दीजिए आप लोग, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें। उत्तर आएगा इसका आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देखिए अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वत से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य अलग करता है। मुख्यतः बूंदी और सवाई माधोपुर जिले में है ये। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में प्रकृति पार्क स्थापित किया गया है। देखो यहाँ पर राज्य के किस जिले में प्रकृति पार्क स्थापित किया गया है। पहला है चूरू, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है जैसलमेर। तो आंसर देना है आपको सोच समझ कर, क्या उत्तर हो जाएगा इसमें। जो प्रकृति पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है, चूरू में। पहला ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक पार्क की स्थापना चूरू जिले में व मरुस्थलीय बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना बीकानेर में की गई है। उसके बाद बात करते हैं आज के 45वें क्वेश्चन की। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को वेटलैंड नम भूमि में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है सरिस्का, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है जैसमंद, चौथा है केसरबाग। आंसर दीजिए, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को वेटलैंड नम भूमि में शामिल किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवलादेव घना पक्षी विहार को। देखिए यहाँ पर राजस्थान के केवलादेव जो पक्षी विहार है उसको नम भूमि में शामिल किया गया है। वह क्षेत्र जिसकी जलवायु आर्द्र प्रकार की हो वेटलैंड नम भूमि वेटलैंड नम भूमि में आता है। उसके बाद यह वेटलैंड भूमि में आता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर है बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है ये आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कोटा। देखिए दर्रा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कोटा व झालावाड़ जिलों में स्थित है, लेकिन इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल कोटा जिले में है। इस अभ्यारण्य में गागरोनी तोते पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 1, 3, 4, 5। उत्तर देना है वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3। देखिए राजस्थान में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का वनस्पति रहित गांव है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शार्दुलपुर, सिवाना, सम, भिनाय। तो राजस्थान का वनस्पति रहित गांव कौन सा है, उत्तर दीजिए आप। उत्तर हो जाएगा आपका सम। देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन राजस्थान के वनस्पति रहित गांव की, तो वह है सम गांव जो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। उसके बाद बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको कुंभलगढ़, दूसरा है सीता माता, तीसरा है फुलवारी की नाल, चौथा है जयसमंद।
आंसर दीजिए। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सीता माता, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली किस अभ्यारण्य में स्थित है? मैंने आपको एक बात बताई है पहले भी 11वें क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उस समय, कि आप लोग आज से ही अभी से अपने टेलीग्राम चैनल विनायक कोचिंग पलसाना को आप ज्वाइन कर लीजिए। और विनायक कोचिंग पलसाना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से। तो आप उनका उत्तर भी दीजिए, आंसर भी दीजिए, आपको साथ साथ रिजल्ट भी मिलेगा उसका। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपन बात कर लेते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का, घना पक्षी विहार, कुंभलगढ़, ताल छापर। आंसर देना है आपको सोच समझ कर। आज के अंतिम क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ताल छापर। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। आज के क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अपन मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।